अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए पोस्ट लगाया था कि हम कुछ 2 दिन के लिए पास लेते हैं और उस पास का रीज़न क्या था, हमारा 16th जुलाई ऑफ 2025 को हमारा टेस्ट था, पीएमएस का टेस्ट। तो इसके लिए हमने थोड़ा-सा पास लिया था और इसके लिए अगर आपका टाइम थोड़ा वो हो चुका है, तो इसके लिए हम सॉरी करते हैं आप सबसे। तो आज से फिर शुरुआत करते हैं और पिछली क्लास अगर आपको पता हो हम चैप्टर 5 सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से हम शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने लेक्चर 01 पढ़ा था और लेक्चर 01 में हमने सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि व्हाट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जैसे कि एनिसोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे हम पढ़ चुके थे लेक्चर 01 में और लेक्चर 02 में ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो आज हम लेक्चर 02 पढ़ते हैं। लेक्चर 01 के 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 02 करते हैं जिसमें हम क्रिस्टल लेटस की डिस्क्रिप्शन करते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल लेटस। तो जरा देख लें, ये मेरे पास एक क्रिस्टल लेटस का स्ट्रक्चर है। मैंने पहले से बनाया क्योंकि ये थोड़ा वक्त लेता है, तो इस वजह से मैंने ये पहले से बना दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ये क्या है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट शो कर रहा है। और ये अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, यानी 3D अरेंजमेंट है। किसका, पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल्स जो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मौजूद हो। तो इस पार्टिकल्स का 3D स्पेस में अरेंजमेंट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटस। जरा हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि द रेगुलर एंड 3D representation, the regular and 3D representation of particles कौन से, जैसे कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। The regular and 3D representations या the regular and 3D arrangement of particles present in a crystalline solid, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मौजूद हो। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास क्या हो सकता है, जैसे कि आपके पास आइस है, बर्फ, या डायमंड है, क्लियर है। इसी तरह आपके पास ग्रेफाइट है, इट इज आल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी तरह आपके पास सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, एटसेट्रा। ये सारा हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है, यानी एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, उनका एक रेगुलर जरा देख ले कितना रेगुलर अरेंजमेंट है और 3D अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट और 3D अरेंजमेंट इन पार्टिकल्स का। इस अरेंजमेंट को या इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, present of particles, atoms, ions, molecules present in crystalline solids in terms of small balls or points। इन एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, 3D में, रेगुलर, और किस तरह एक बाल्स की शक्ल में। जरा देख लीजिए, छोटे छोटे बाल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन बाल्स की एक रेगुलर तरतीब और 3D स्पेस यानी एक्स, वाई और जेड में हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन की है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसका क्रिस्टल लेटस। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटस। एक्चुअल में इसको हम लेटस कहते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, लेटस। लेकिन क्रिस्टल लेटस क्यों कहते हैं, क्योंकि जरा देख ले यहाँ पर इन एटम्स का या आयंस का या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है। और आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रेगुलर होता है। तो जहां पर भी रेगुलर अरेंजमेंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। सो दिस लेटस गिव्स अस अ रेगुलर अरेंजमेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट इट क्रिस्टल लेटस। क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटस। तो ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल लेटस की। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा क्रिस्टल लेटस शो किया है जिसमें मेरे पास बहुत से यूनिट सेल आते हैं। और यहाँ मैंने इसका अरेंजमेंट आपको दिखाया है कि जरा देख लीजिए, बिल्कुल इस तरह अरेंजमेंट होता है। एक यूनिट सेल होता है, फिर इसके ऊपर एक और यूनिट सेल, इस तरह ये वाई एक्सिस में, फिर एक्स एक्सिस में, फिर जेड एक्सिस में ये ग्रो करता है और इस तरह एक बड़ा सा क्रिस्टल लेटस बन जाता है। फिर हम चलते हैं कि व्हाट इज अ लेटस साइट। इसके बाद हमारा एक छोटा टॉपिक होता है व्हाट इज अ लेटस साइट या लेटस पॉइंट्स। लेटेस्ट साइट क्या होता है, या लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, तो जरा मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट साइट या लेटेस्ट पॉइंट।
इसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट साइट या लेटेस्ट पॉइंट। इसकी डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे कि द स्मॉल पॉइंट्स which represents atoms, ions, or molecules in a crystal lattice is called lattice site या lattice point। इसको हम क्या कहते हैं, lattice point कहते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स जो है, ये जो एटम्स को शो करते हैं या आयंस को शो करते हैं या मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं किसी क्रिस्टल लेटिस में, उसको हम क्या कहते हैं, लेटिस साइट या लेटिस पॉइंट। तो जरा देख लो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं इस तरफ को मिटाने वाला हूँ, इसको फिलहाल नहीं मिटाते, पहले मैं इसको मिटा दूं क्योंकि इनसे हमने कुछ और भी पढ़ना है। जरा देखें यहाँ पर ये जो लेटेस्ट साइट होता है या लेटेस्ट पॉइंट जो होता है, लेटेस्ट साइट या लेटेस्ट पॉइंट, ये मेरे पास क्या हो सकता है, ये एटम्स हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, एटम्स। इन केस ऑफ डायमंड, जैसे कि डायमंड जो होता है, डायमंड में हमारे पास एटम और एटम के बीच एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक कार्बन का एटम होता है और ये एक इस तरह एटम के साथ जुड़ा होता है, फिर इसके साथ जुड़ा होता है और फिर इसके साथ जुड़ा होता है, और इसी तरह ये 4 यानी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में डायमंड में हमारे पास एक कार्बन और 4 कार्बन के साथ अरेंज्ड हो जाता है। तो जरा देख ले, इसका एक क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा, और इस लेटेस्ट स्ट्रक्चर में ये जो स्मॉल पॉइंट्स है, ये जो बॉल्स है, ये कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। ये कौन होते हैं, एटम्स। इसको हम कहते हैं कार्बन के एटम्स। इसी तरह आप ग्रेफाइट में भी देख चुके हैं, ग्रेफाइट में भी ये क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ग्रेफाइट में ये किस तरह अरेंज होते हैं, कार्बन के एटम्स इस तरह अरेंज होते हैं हेक्सागोनल मैनर में। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं। सिमिलरली ये जो लेटेस्ट साइट होते हैं, ये लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। और आयंस आपको पता है कि जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड ये देख ले, सोडियम प्लस, और इनके बीच क्या बनता है, एक फोर्स ऑफ आयनिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटेक्शन होता है, या आयनिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। तो जरा देख ले, ये जो हमारे पास एक क्रिस्टल लेटेस्ट है, इसको हम सोडियम क्लोराइड के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सोडियम प्लस हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन नेगेटिव, ये सोडियम प्लस। तो यहाँ पर ये हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आयंस शो कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये लेटेस्ट साइट हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास आइस है, आइस आइस में आपको पता है, इसी तरह आपके पास सल्फर 8 हो सकता है। तो यहाँ पर आइस में आपको पता है कि आइस में वाटर के मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसी तरह ये मोनोक्लिनिक सल्फर भी हो सकता है, और थ्रोम्बिक सल्फर भी हो सकता है। इसी तरह आपके पास P4 है, तो P4 ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल S8, एक मॉलिक्यूल इस तरह एक और मॉलिक्यूल, आइस में वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह एक और मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, यानी यहाँ पर आइस का जो क्रिस्टल लेटेस्ट होता है, इस तरह सल्फर का जो क्रिस्टल लेटेस्ट होता है, P4 का जो क्रिस्टल लेटेस्ट होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सल्फर में मोनोक्लिनिक हो या थ्रोम्बिक हो, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो S8 होते हैं। और इसी तरह P4 में जो होते हैं वहां फास्फोरस के सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो P4 पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास लेटेस्ट साइट की डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ते हैं यूनिट सेल की तरफ, यानी यूनिट सेल पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज यूनिट सेल। ये सब कुछ पढ़ना होता है क्रिस्टल लेटेस्ट में, क्योंकि इतना डिटेल नहीं देंगे तो हम एमसीक्यूज को आंसर नहीं कर पाएंगे। यूनिट सेल क्या होता है, व्हाट इज यूनिट सेल, तो जरा देख लें, ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है इस पूरे क्रिस्टल लेटेस्ट का। और ये स्मॉलेस्ट पार्ट हमें इस पूरे क्रिस्टल लेटेस्ट का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बताता है कि इस पूरे क्रिस्टल लेटेस्ट का, यानी इसका जो बड़ा टुकड़ा बनेगा उसका स्ट्रक्चर हमें किस तरह मिलेगा।
अगर ये क्यूबिक है तो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि इसका क्रिस्टल लेटस भी क्या होगा, क्यूबिक होगा। या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे क्रिस्टल लेटस का बिल्डिंग ब्लॉक है। जरा देख ले, 1 2 3, यानी ये एक बार-बार रिपीट होता है और इससे एक बड़ा-सा क्रिस्टल लेटस बनता है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि क्रिस्टल यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ the smallest part of a crystal lattice या crystal of a crystal या crystalline solid, the smallest part of a crystal which represents the structural arrangements of the entire crystal lattice। किसी क्रिस्टल लेटस का वो छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट जो पूरे क्रिस्टल लेटस का रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं? आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ building block of a crystal lattice is called a unit cell। जिस तरह आपको पता है कि हम कहते हैं कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अ सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर इज एटम। इसी तरह हमारे पास जो क्रिस्टल लेटस का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास क्या है? यूनिट सेल। जिस तरह एक दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक एक ईंट होता है, बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ह्यूमन बॉडी का या प्लांट्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। इसी तरह हमारे पास क्रिस्टल लेटस का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में आपको एक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ये चीज है, ये हमें क्या शो करता है? लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट साइड जिसको आप कहते हैं। लेकिन ये वाला ये एक लेटेस्ट पॉइंट और दूसरे लेटेस्ट पॉइंट के बीच ये जो लाइन है ये क्या शो करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। ये आपके पास कोवेलेंट अट्रैक्शन हो सकते हैं, नंबर 1, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, फॉर एग्जांपल डायमंड में जो आपको नजर आता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेटेस्ट साइड के बीच जो लाइन होगा वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह ग्रेफाइट में भी आप देख सकते हैं। दूसरा ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है अगर आपके पास क्या हो, ये लेटेस्ट साइड आयंस पर मुश्तमिल हो, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच क्या है? एक आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल्स फोर्सेस भी हो सकते हैं। वंडरवाल्स फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास आइस में जो मिलता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी तरह आपके पास वंडरवाल फोर्सेस आयोडीन, अगर आप देख ले आयोडीन का जो सॉलिड है वो एक क्रिस्टल लेटस है। आयोडीन का जो सॉलिड होता है वो एक क्रिस्टल सॉलिड होता है और इसके यानी एक बहुत बड़े टुकड़े को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटस कहते हैं। और वहां पर जो लेटस साइट होते हैं वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच हमारे पास वंडर वाल्स फोर्स होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आइस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास आयनिक वाले हैं, और फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आयनिक बॉन्ड वाले हैं, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड नंबर पर हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस है। इसी तरह ये हमारे पास मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, या मेटालिक बॉन्ड आप कहते हैं। आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकता है। लेकिन अगर मेटल है, कोई मेटल है जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, या कोई एलॉय है, तो उसमें ये हमारे पास अब मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कहां पर देखे? ये जो लेटेस्ट साइड्स है इनके बीच जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर मैंने कहा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि डायमंड में है, ग्रेफाइट में है, बुकीबॉल्स में है। इसी तरह दूसरा हमारे पास आयनिक बॉन्ड जैसे सोडियम क्लोराइड में है, सोडियम ब्रोमाइड में है, कैल्शियम कार्बोनेट में है, अमोनियम क्लोराइड में, एटसेट्रा।
और तीसरा है हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस, जैसे कि आइस में है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन वंडरवाल फोर्सेस, आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच वंडरवाल फोर्सेस, P4 के मॉलिक्यूल के बीच वंडरवाल फोर्सेस। तो और चौथा जो है हमारे पास वो मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड जैसे कि आपके पास ये कपर है, कपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और ये 2 लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन, इस तरह दूसरा कपर है और इनके साथ 2 पॉजिटिव चार्ज और इनके 2 लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन। तो जरा देख ले ये क्या करेगा, ये कपर इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरह ये कपर भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कपर इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में भी इसको फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जो किसके बीच है, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के बीच है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो जो मेटल का क्रिस्टल होता है, जो मेटल का क्रिस्टल होता है उसमें लेटेस्ट साइड के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। तो ये हो गई हमारे पास यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटेस्ट को हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं कुछ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं। क्लियर है, यूनिट सेल के अब हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं। व्हाट आर दी पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। पैरामीटर्स या इसको आप क्या कह सकते हैं, डायमेंशंस, या इसको आप क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो ये क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, पैरामीटर्स कह सकते हैं ऑफ अ यूनिट सेल, डायमेंशंस ऑफ अ यूनिट सेल, या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो जरा देख ले हमारे पास से क्या है, देयर आर टोटल 6 parameters. There are total 6 parameters. Yeah, there are 2 types of parameters. Yeah, आप कहते हैं there are 2 types of parameters of unit cells. Clear है, क्योंकि हम इसको 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। टोटल है 6 है, लेकिन इनके 2 टाइप्स है। There are 2 types of parameters of a unit cell. एक यूनिट सेल की हमारे पास अब 2 टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की क्या क्या लेंथ होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। और ये हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास लेंथ along एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस में लेंथ होता है एक यूनिट सेल का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और इसी तरह जो लेंथ होता है along वाई एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और इसी तरह जो लेंथ होता है along जेड एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो जरा देख लीजिए, मैं यहाँ पर शो कर दूं। ये हो गई लेंथ along एक्स एक्सिस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ये हो गई हमारे पास लेंथ along वाई एक्सिस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। और ये हो गई हमारे पास लेंथ along जेड एक्सिस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। जो एक्स एक्सिस में लेंथ होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वाई एक्सिस में लेंथ होता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आगे पीछे यानी जेड एक्सिस में लेंथ होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हो गए, या 3 पैरामीटर्स, या 3 डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल्स। इसी तरह दूसरा टाइप ऑफ पैरामीटर्स वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, एंगल्स ऑफ अ यूनिट सेल। एंगल्स ऑफ यूनिट सेल्स हमारे पास 3 तरह के एंगल्स हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है गामा। तो ये 3 एंगल्स भी होते हैं एक यूनिट सेल में। अब जरा देख ले ये 3 एंगल्स हमारे पास कहाँ कहाँ पर होते हैं एक यूनिट सेल में। मैं जरा
अब इस क्रिस्टल लेटिस को मैं मिटाने वाला हूँ, सिर्फ यूनिट सेल को फिलहाल छोड़ते हैं। क्रिस्टल लेटिस को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, तो इसको अब मिटाते हैं। ये देख लें हमारे पास ये हो गई एक यूनिट सेल का लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम ए कहते हैं, और ये हो गई अलोंग वाई एक्सिस जिसको हम बी कहते हैं, और ये हो गई अलोंग जेड एक्सिस जिसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ये हो गई ए, ये हो गई हमारे पास बी, और ये हो गई सी। अब जरा देख ले, ये ए और बी के बीच जो एंगल होगा ये हमेशा आप लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, गामा से। ये इस एंगल को हम कहते हैं गामा एंगल। इसी तरह बी और सी के बीच जो एंगल होगा इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा से। इसको हम हमेशा अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए और सी के बीच जो एंगल होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। तो आप कह सकते हैं कि ए एंड बी के बीच जो एंगल है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। बी एंड सी के बीच जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। एंड सी एंड ए के बीच जो एंगल है, या ए एंड सी के बीच जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। एक तो आप ये देख लें, और अगर ये याद नहीं आ रहा तो जरा देख ले, ए के बिल्कुल आगे हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा। बी के बिल्कुल आगे यानी फ्रंट में क्या आ रहा है, बीटा। और सी के बिल्कुल फ्रंट में क्या आ रहा है, गामा। ए के साथ अल्फा याद करें, बी के साथ बीटा याद करें, और फिर सी के साथ गामा खुद याद आ जाएगी। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल्स या पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स। जो अब ये हम क्यों पढ़ते हैं ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप ये देख लें कि कितने हमारे पास ए बी सी, ये 3 लेंथ्स हो गई, अल्फा बीटा गामा, ये 3 हमारे पास क्या है, एंगल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन टोटल 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। अब मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ क्लासिफिकेशन हम करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर्स करते हैं। ये पैरामीटर्स हमें क्या हेल्प देती है, आप लोग लिख के कि दिस पैरामीटर्स, इसका काम क्या है, दिस पैरामीटर्स आइडेंटिफाई, शो करता है या बताता है या डिटरमाइन करता है, आइडेंटिफाई द साइज एंड शेप ऑफ ए यूनिट सेल। ये किसी यूनिट सेल की साइज और शेप को डिफाइन करते हैं कि किसी यूनिट सेल का साइज कितना होगा, क्योंकि वो हमें लेंथ बताएगा। अगर लेंथ ज्यादा है तो उस यूनिट सेल का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। और फिर शेप किस तरह होगा, शेप हमें एंगल्स बताएगा। साइज और शेप ऑफ अ यूनिट सेल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। क्लियर है। और जब हमें साइज और शेप ऑफ यूनिट सेल्स का पता चल जाता है तो फिर हमें in terms it identify the shape of the crystal lattice। और फिर ये हमें उस यूनिट सेल से जो बड़ा सा क्रिस्टल लेटस बन रहा है उस क्रिस्टल लेटस का शेप क्या होगा वो भी फिर हमें पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें उसकी यूनिट सेल का शेप का पता चल गया तो फिर उसके मुकम्मल क्रिस्टल लेटस का, क्योंकि उसका मुकम्मल जो इंटायर क्रिस्टल लेटस होता है वो उसी ही यूनिट से बनता है, तो फिर हमें उसके शेप के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर इसकी यूनिट सेल का शेप क्यूबिक है तो इसका क्रिस्टल लेटस भी क्यूबिक होगा। अगर ये हेक्सागोनल है तो इसका क्रिस्टल लेटस भी हेक्सागोनल होगा। अगर ये टेट्रागोनल है तो इसका क्रिस्टल लेटस भी टेट्रागोनल होगा, एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कि सर साइज की बात आपने नहीं की, एंड इंटरनल इट आइडेंटिफाइज द शेप एंड साइज आपने क्यों नहीं कहा। तो साइज इसलिए नहीं कहा क्योंकि किसी क्रिस्टल लेटस में हमारे पास 3 यूनिट सेल्स होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो साइज हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल पर डिपेंड करता है, साइज हमारे पास इन पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल्स डिपेंड करते हैं इन पैरामीटर्स पर। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात गेन की हुई है। तो ये हो गए हमारे पास पैरामीटर्स की फंक्शन की, ये पैरामीटर्स हमें क्या क्या बताता है। अब इन पैरामीटर्स के बेस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 7 सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है।
और वो 7 सिस्टम में क्या क्या अरेंजमेंट होता है अब हम वो पढ़ते हैं। आपके पास एक पेपर होना चाहिए, उस पेपर के साथ पेपर क्लिप्स भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए और बिल्कुल रेडी होना चाहिए। जब हम लेक्चर देते तो आपने अगर डायरेक्ट आप नोट्स बना सकते तो डायरेक्ट नोट्स बनाते जाए, जो हम बोलते हैं वो बातें भी आप लोग जो लिखते जाए। लेकिन अगर आप बोलने के साथ आप बोलते बोलते हो आप मेरा लेक्चर आप नोट नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे लेक्चर को पास करते जाए और नोट्स बनाते जाए, ताकि आपकी नोट्स बनाने की आदत क्या हो जाए, ठीक हो जाए, आप नोट्स अच्छी तरह बना सके। आप अपनी स्टडी अपने नोट्स से फिर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि याद रखें, देयर आर टोटल 230 डिफरेंट क्रिस्टल हमारे पास 230 डिफरेंट क्रिस्टल ग्रुप्स है। और फिर इन 230 डिफरेंट क्रिस्टल ग्रुप्स को हमने क्या किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 32 क्रिस्टल क्लासेस में अरेंज किया है, क्रिस्टल क्लासेस में। और फिर इन 32 क्रिस्टल क्लासेस को हमने 14 ब्रेवेस, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेवेस लेटसिस में अरेंज किया। फिर इन 14 ब्रेवेस लेटस को हमने अरेंज किया है 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स, 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स। और ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है, यानी ये जो अरेंजमेंट किया है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। ये जो 6 पैरामीटर्स है, इनके बिना पर हमने फिर इन 14 ब्रेवेसिस को हमने 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स में अरेंज किया हुआ है। अब मैं इन 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स को, इनके पैरामीटर्स को, इनके एंगल्स को और इनके एग्जांपल्स को आपके सामने शो करता हूँ। फिर वो आपका टेबल बनाते जाए और वो अपने साथ लिखते जाओ, और एक तरतीब है, उस तरतीब के साथ आप वो चीजें नोट करें। बुक में है, ये चीजें बुक में मौजूद है, लेकिन हम इसको एक अलग तरतीब से देखते हैं। जरा देख ले, ये पहले हमारे पास सीरियल नंबर हो गया, फिर हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम हो गया, क्रिस्टलाइन सिस्टम, और फिर इन क्रिस्टलाइन सिस्टम की हमारे पास क्या होती है, एक्सिस होते हैं, और फिर इनकी क्या एंगल्स, और फिर इनके क्या एग्जांपल्स। नंबर वन हमारे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्यूबिक। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जैसे कि आपके पास ये है, ये देख लें, ये थोड़ा मैंने अच्छी तरह नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर जरा देख ले, ये जो ए है और ये जो बी है, इसी तरह वाई यहाँ पर मैंने, अब मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये लेटर सी थोड़ा डैमेज तरीके से बनाया हुआ है। तो आप लोग जरा क्यूबिक खुद बनाए, और इसमें आपको पता है कि जो एक्सिस होते हैं, यानी ए वो बराबर होती है बी के, और वो सारे लेंथ होते हैं वो बराबर होते हैं। ए का लेंथ, बी का लेंथ और सी के लेंथ आपस में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा क्रिस्टल लेटस है वो क्या होता है, क्यूबिक। फिर हमारे पास टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ये जो एक्सिस होता है, इनमें से ए बराबर होता है बी के और बी बराबर नहीं होता सी के। फिर हमारे पास एक थर्ड आता है, और थर्ड में हमारे पास कौन आता है, आर्थो रोम्बिक। आर्थो रोम्बिक। फिर अर्थरोम्बिक में हमारे पास ए का लेंथ बी के बराबर नहीं होता और बी का लेंथ सी के बराबर नहीं होता, यानी सब एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इन सब के लिए एंगल्स, यहाँ पर जो अल्फा होता है वो बराबर होता है बीटा के, बीटा बराबर होते हैं गेमा के, और गेमा ये सारे किस चीज के बराबर होते हैं, 90 डिग्री एंगल के। सिमिलर केस यहाँ पर भी है और सिमिलर केस यहाँ पर भी है। क्लियर है। यहाँ पर ये क्रिस्टल मैं आपको दिखा दो जरा, आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे। इनका जो क्यूबिक शेप है वो जरा हम देखते हैं, अगर सही तरह से बना दिया
इंशाल्लाह इस बार सही बन गया। चलो थोड़ा सा आप लोग भी गुजारा कर ले। तो ये हो गई हमारे पास ए, ये बी, और इधर कोई है नहीं जिसको हम सी कहते। ये भी हमारे पास ए है और ये बी है। इसी तरह ये हमारे पास ए और अच्छा ये ए और ए, ये बी, तो ये वाला सी होता है ना, ये सी कर दे। ये हमारे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये दो सी हो गया। क्लियर है? इसी तरह अब जरा देख ले, ए का लेंथ और बी का लेंथ आपस में बराबर है। इसी तरह बी और सी का लेंथ भी आपस में बराबर है, ए और सी का लेंथ भी आपस में बराबर है। इस तरह अगर आप लोग एंगल देखें तो एंगल भी सबकी क्या है, सेम है। एंगल भी सब में सेम है। इसी तरह टेट्रागोनल अगर आप देख ले तो यहाँ पर कुछ इस तरह का शेप होता है। ये थोड़े मुश्किल होते हैं ये चीज़ें बनाना और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लेता है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा नहीं बनाते। तो ये किस तरह आता है तो ज़रा देख लें। ये कुछ इस तरह बन जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ए और बी हो गई, ए, ये बी और ये ए और ये वाला क्या है सी। यहाँ पर ए और बी का लेंथ तो सेम है, सी का लेंथ तो सेम ही है। तो ये जरा आप लोग क्या करें, मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि ये चीजें आप लोग गूगल में सर्च करें, वहां पर 3D शेप में बहुत अच्छी तरह आपको मिल जाएगी, तो वहां आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप क्या करें, क्रिस्टलाइन सिस्टम में आप क्यूबिक के लिए हमारे पास एक्सिस जो है वो ए बी इस तरह है, टेट्रागोनल के लिए इस तरह है और अर्थरोम्बिक के लिए इस तरह है। एक एंगल सब के लिए क्या है, इन सब के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, यानी सारे एंगल आपस में भी बराबर है और सारे एंगल्स 90 डिग्री एंगल है। अब सर आपको मैं ये बता दूं कि ये हमारे पास 7 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है। एक यानी हमारे पास है क्यूबिक, ये भी याद रखें, एक क्यूबिक है, एक टेट्रागोनल है और एक क्या है हमारे पास आर्थोरोम्बिक है, आर्थोरोम्बिक। एक है हमारे पास रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल, और रोम्बोहेड्रल के बाद हमारे पास हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक के साथ लास्ट में ट्राई क्लिनिक। तो ये 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम हो गए। अब जरा देख ले, यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है सी, यहाँ से क्या निकलता है टी, यहाँ से क्या निकलता है ओ, यहाँ से क्या निकलता है आर, यहाँ से एच, यहाँ से एम और यहाँ से टी। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट लिख दो तो ये आप किस तरह लिख सकते हैं, चलो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, सी टी ओ आर एच एम टी, सी टी ओ आर एच एम टी, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और इसको आप क्या कह सकते हैं, कठोर रहमत। ये मेरा फार्मूला नहीं, किसी और से लिया हुआ है, जो इसने काफी अच्छी तरतीब से ये चीज इस तरह हमें एक कोड वर्ड में समझाया है, कठोर रहमत। कठोर रहमत से फिर आप क्या ये चीजें खुद याद कर पाएंगे। क्लियर है? और इसके लिए कठोर रहमत के लिए हम अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थरोम्बिक, फोर्थ जो है हमारे पास वो क्या है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। फिर 5 जो है वो हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल, और 6 जो है वो हमारे पास क्या है, मोनोक्लिनिक। तो जरा देख ले, यहां पर क्या था, एक्सिस a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर एक्सिस क्या था, a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर क्या था, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो बिल्कुल ये सेम चीज आप यहाँ पर क्या करें, कॉपी करें। मेरा मतलब क्या है, जरा देख ले, यहाँ पर फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसके लिए क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है? और एंगल का सिस्टम क्या है, एंगल्स इसके लिए इस तरह है कि यहां पर आपने लिखना है कि अल्फा जो है वो बराबर नहीं है बीटा के, बीटा बराबर नहीं है गामा के, और गामा यानी ये सारे बराबर नहीं है 90 डिग्री एंगल के। यहां पर क्या लिखना है कि अल्फा जो है वो बराबर है बीटा के, और ये अल्फा और बीटा बराबर है दोनों 90 डिग्री एंगल के।
लेकिन ये जो गामा है, गामा जो है वो 120 डिग्री एंगल के बराबर है। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये सारे आपस में भी इक्वल नहीं है और ये 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है और दोनों कितने एंगल के हैं, 90 डिग्री। अल्फा जो है सॉरी गामा वो कितने एंगल के हैं, 120 डिग्री के। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू गामा और ये दोनों बराबर है 90 के, और बीटा जो है वो बराबर नहीं होंगे 90 डिग्री एंगल के। अल्फा और गामा आपस में भी इक्वल है और ये दोनों 90 डिग्री एंगल के हैं, बीटा जो है वो 90 डिग्री एंगल के नहीं है। तो एग्जांपल्स हम बाद में दिखाएंगे। यहाँ फिर हमारे पास 7 टाइप जो होता है, इसके लिए एक अलग तरतीब आप याद करेंगे। ये जो ट्राई क्लिनिक होता है, ट्राई क्लिनिक, ये बहुत ही गड़बड़ करता है। किस तरह गड़बड़ा, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर ए जो होता है वो बराबर नहीं होता बी के और ये भी बराबर नहीं होता सी के, और इसके लिए एंगल्स भी जरा देख ले, एंगल्स भी सारे क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो जरा देख ले, यहाँ ट्राई क्लिनिक बहुत ज्यादा शोर मचाता है, यानी ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। ना तो इसके लिए कोई एक्सेस आपस में इक्वल है और ना ही इसके लिए कोई एंगल आपस में इक्वल है। तो जरा देख ले, आपने एक तरतीब देना है इसके लिए। एक्सिस ए बी इज A is equal to B is equal to C, A is equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C। फिर ये सेम चीज आप यहाँ पर कॉपी करेंगे और फिर एंगल, इन सब के लिए एंगल्स तो क्या है, बिल्कुल सेम है, आपस में भी सेम है और वो सारे 90 डिग्री एंगल के हैं। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, सारे आपस में भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। ये सिर्फ याद करें कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। और ये फिर इस तरह याद करें कि ट्राई क्लिनिक जो है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, यानी ये बिल्कुल ऊंट की तरह होता है, इसमें कुछ भी सीधा नहीं होता। अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स आपने याद करने हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, हमारे बुक्स में भी है, लेकिन कुछ और सोर्सेज से भी मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेकर आया, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। यह हमारे पास जो एग्जांपल्स है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और गोल्ड के साथ हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम ब्रोमाइड जो है, इसी तरह डायमंड जो है, ये सारे हमारे पास क्यूबिक में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं, क्यूबिक में। इसी तरह सेकंड टेट्रागोनल में हमारे पास कौन कौन आता है, टीन आता है। टीन कौन सा, व्हाइट वाला टीन आता है इसमें। और टीन के साथ साथ हमारे पास स्टेनस ऑक्साइड आता है, फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड आता है, और इसके साथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड आता है जिसको हम रोटाइल कहते हैं। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ साथ अमोनियम ब्रोमाइड जो है, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स इस कैटेगरी के हो गए। ये सारे टेट्रागोनल हैं। और ये वाले इन थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आयोडीन के क्रिस्टल्स, सल्फर के क्रिस्टल्स, लेकिन सल्फर के कौन से क्रिस्टल्स है, रोम्बिक या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स जो होते हैं सल्फर के, वो हमारे पास अब किसमें आते हैं, सॉरी रोम्बिक क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और फिर हमारे पास अब कौन सा है, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा वाला, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको एक कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास एरोगोनाइट है और एक कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कैल्साइट है। तो ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, ये हमारे पास एरागोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो और कोई एग्जांपल्स इसमें नहीं है, बस यहाँ इतना ही काफी है। फिर हमारे पास फोर्थ कैटेगरी में रोम्बोहेड्रल में हमारे पास बिस्मथ आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है, इसी तरह सोडियम नाइट्रेट आता है। और सोडियम नाइट्रेट के साथ नीचे चूंकि जगह नहीं है तो आप लोग लिखे, मैं बताता हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट आता है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट आता है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर एरागोनाइट था और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट हो वो कैल्साइट होगा। और साथ साथ में इसके साथ मर्करी सल्फाइड आता है। मर्करी सल्फाइड का फॉर्मूला ये है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनाबार कहते हैं। सिनाबार, CINNABAR, सिनाबार। तो ये कुछ कंपाउंड्स इस कैटेगरी में आते हैं रोम्बोहेड्रल में। 5 यानी हेक्सागोनल में कौन से आते हैं, हेक्सागोनल में आपके पास आता है ग्रेफाइट हेक्सागोनल में आता है। साथ साथ में जिंक ऑक्साइड
जिंक ऑक्साइड हेक्सागोनल में आता है, कैडमियम सल्फाइड हेक्सागोनल में आता है, आइस वाटर से जो आइस बनती है वो भी हेक्सागोनल में आता है, जिंक का जो मेटल होता है उसका जो क्रिस्टल लेटस होता है वो भी हेक्सागोनल होता है। इसी तरह कैडमियम यानी Cd, कैडमियम का जो क्रिस्टल लेटस होता है वो भी हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। तो 6 कैटेगरी में हमारे पास कौन से आते हैं? 6 कैटेगरी में हमारे पास है एक लीड क्रोमेट, लीड क्रोमेट, शुगर है एक आपके पास, शुगर, यहाँ पर एक शुगर हो गया, और साथ साथ में यहाँ पर एक सल्फर है, और सल्फर का कौन सा, यानी S8, लेकिन कौन सा? मोनोक्लिनिक सल्फर वाला 8, यानी एक S8 हमारे पास रूम्बिक होता है और एक S8 हमारे पास मोनोक्लिनिक होता है। तो यहाँ पर S8 कौन सा वाला सेट है? मोनोक्लिनिक सल्फर यहाँ पर होगा। इसी तरह हमारे पास एक होता है सोडियम B4O7, यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ ताकि आपको याद हो, B4O7, और इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम 2B4O7 10O को हम बोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरेक्स। और इसी तरह एक और साल्ट भी है यहाँ पर, सोडियम 2 सल्फेट 10H2O, ये वाला कंपाउंड भी हमारे पास मोनोक्लिनिक में आता है। ये ट्राइक्लिनिक वाले नहीं है, ये सारे क्या है? मोनोक्लिनिक वाले हैं। ट्राइक्लिनिक वाले मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें एक हमारे पास यहाँ पर, ये ट्राइक्लिनिक वाले में यहाँ पर लिखता हूँ H3BO3, और इसी तरह एक है हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट, और एक है कॉपर सल्फेट 7H2O, 7 है, ये 5H2O है, इसके साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये हो गए हमारे पास ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल्स। आप लोग क्या करें, इन सबको अच्छी तरह नोट करें, और फिर ये एग्जांपल्स भी सबके साथ नोट करें, फिर इंशाल्लाह इनकी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अब हम कुछ यूनिट सेल्स की टाइप्स पढ़ते हैं। हमारे पास यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं, वो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यूनिट सेल के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। क्रिस्टल लेटस को और इनके साथ जो भी हमने पढ़ना था वो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो पहला जो यूनिट सेल का टाइप है वो हमारे पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो सिंपल यानी जरा देख ले, जो हम हर बार बनाते हैं, ये वाला दिस वन इज कॉल्ड अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कोई मिड में या फेसिस में कोई चीज नहीं होता, बस इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसका 6 होता है, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी स्पेलिंग में भी गलत होती है, इसके लिए माफ करना। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 52% होती है, यानी 48% इज ये जो होता है ये एम्प्टी होता है, 52% ये पैक होता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है? बॉडी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वो क्या होते हैं जरा देख ले। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन तो बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट अगर आप दिखा दे, इसको हम क्या कहते हैं? बड़ी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल क्यूब के बिल्कुल दरमियान में है, बिल्कुल इसके बीच में, जैसे कि पूरा कमरा है आपका, और कमरा जो है वो एक क्यूबिक है, और आप कमरे के बीच में खड़े हो जाए तो ये कमरा क्या हो गया? बड़ी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है? 8 होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी, ई एफिशिएंसी, ये PA है, ये PE है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी है या पैकिंग एफिशिएंसी है। तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितना है? मैं शायद बोल चुका हूँ, आप लोग देख लें जरा, 68% है या
64% है, 68% है। यानी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसमें 32% वैकेंट स्पेस आ रहा है। और इसी तरह थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या होते हैं, इस तरह होते हैं, जरा देख ले, मैं इसको बना दूं। ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बना दिया हमने। यहाँ पर एक और पेन से बनाते हैं। ये हो गए हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब जरा देख ले, यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाए, यानी इस फेस पर भी, इसी तरह ये जो मेरी तरफ फेस है इस पर भी एक आ जाए, और ये जो इस तरफ फेस है इस पर भी आ जाए, और ये जो बैक साइड पर एक फेस है उस पर भी आ जाए, और ये जो टॉप वाला फेस है इस पर भी आ जाए, और ये जो बटन वाला फेस है इस पर भी आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। हर फेस के सेंटर में एक यूनिट, एक पॉइंट आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स है। ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आप बुक में देख ले, तो बुक में किस तरह दिखाया गया है, बुक में इस तरह दिखाया गया है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह दिखाया गया है कि एक तो ये पॉइंट हो गई, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस फेस का जो सेंटर है वो ये वाला, इस फेस का ये वाला, इस फेस का ये वाला, इस फेस का ये वाला, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये टॉप, ये बटम, और ये जो है ये आगे वाला भी और पीछे वाला भी शो करता है। ये हो गए हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की सिंपल प्रेजेंटेशन। और अगर मैं आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की सिंपल प्रेजेंटेशन दिखा दूं तो वो इस तरह होगा। ये हो गए हमारे पास बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी पूरे क्यूबिक में एक ही यूनिट और दरमियान में लगा दे तो वो हमारे पास हो गए बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की सिंपल प्रेजेंटेशन इस तरह होगी, यानी इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 74% है। ये हमारे पास इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है, यानी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ग्रेटर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइड हमारे पास ये आते हैं क्यूबिक से ज़्यादा हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि इसके पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा, इसमें एम्प्टी स्पेस से बहुत कम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज क्रिस्टल लेटेस्ट सा स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ मिल चुका होगा और आपने काफ़ी ज़्यादा नोट भी किया होगा। तो फिलहाल हम अपना लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।